हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रह्मास्त्र सीरीज। आई एम डॉक्टर नूपुर सद्दा और आज अपन डिस्कस करेंगे 11th बॉटनी के क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर इट विल बूस्ट योर नीट 2025 प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड रिगार्डिंग द मशरूम द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, यानी मशरूम के संदर्भ में अपने को सही कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई मशरूम जो है एक फंजाई है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। मशरूम जो है इट बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। और क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है तो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस चूज करने होंगे, राइट। तो चलते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के तो इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू शो होता है, तो ये तो हो गया सही स्टेटमेंट। सेकेंड दे रखा है सेक्सुअल स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस, यानी लैंगिक बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। अब अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दे आर द बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स जो होंगे वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ना कि एंडोजिनसली, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया है गलत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माइसीलियम इज अनब्रांच एंड सेप्टेट, कवक जाल अशाखित और पटयुक्त होता है। तो जब हम माइसीलियम की बात करें बेसिडियोमाइसिटीज में, तो यहाँ पर कैसा कवक जाल होता है, कैसा माइसीलियम होता है, दैट इज ब्रांच्ड। और क्योंकि यहाँ अनब्रांच लिखा है, अशाखित लिखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट दे रखा है सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन देम, इनमें लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। और इस पे तो पहले PYQs में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट रहते हैं मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया सही। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर A और D जो है वो सही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा दैट इज 3। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए दे रखा है इन C3 प्लांट्स रुबिस्को फंक्शंस ओनली एज कार्बोक्सिलेज, यानी C3 पादपों में रुबिस्को केवल कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था जो रुबिस्को है, रुबिस्को की C3 प्लांट्स के अंदर डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर से मतलब है कि इट हैज द एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ, एफिनिटी दोनों के लिए है, CO2 के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन शो करेगा, और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीजनेशन शो करेगा, राइट। तो यहां पर उसने बोला है C3 प्लांट रुबिस्को फंक्शंस ओनली एज कार्बोक्सिलेज, तो इसीलिए ये क्या हो गया है, स्टेटमेंट गलत, राइट। सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट बी, फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, प्रकाश श्वसन के परिणाम स्वरूप ATP के उपयोग के साथ CO2 मुक्त होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसको हम लाइट रेस्पिरेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पर CO2 क्या होगा, रिलीज होगा, और ATP का यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। यानी नॉर्मली जो हम फोटोसिंथेसिस में कह रहे थे कि वहां पर लाइट रिएक्शन की बात करें तो ATP और NADPH2 बनता है, और डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसी एसिमिलेटरी पार का यूज करते हुए वहां पे शुगर्स बनती है। वो चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी ना तो ATP बनेगा, ना NADPH2 बनेगा, ना ही यहाँ पर क्या बनता है, ना ही यहाँ पे शुगर बनेगी। इनफैक्ट एक ATP यूज और हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ओनली स्टेटमेंट A इज करेक्ट, नो, ओनली स्टेटमेंट B इज करेक्ट, यही आंसर होगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the incorrect statement with respect to physiological effects of ethylene. इथाइलिन के क्रियात्मक प्रभाव के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। अब अगर आपको याद हो, इथाइलिन जो है इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन,
ठीक है, और इसके अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। जनरली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी आप पीवाईक्यूज देखेंगे उसमें आपको अलग अलग हॉर्मोन्स पे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन द कोकुम्बर। खीरे में ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, फीमेलनेस को ये बढ़ाएगा। इट एक्सेलरेट्स एब्सेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स, ये भी सही है, ये पादप भागों के विलगन को तेज करता है, तो ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है, इट इनहिबिट्स द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, या आलू कंद के अंकुरण को रोकता है। देखिए बेटा, जब हम एथाइलिन की बात करते हैं तो एथाइलिन जो है वो पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं उनकी स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है, ना कि इनहिबिट करता है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, प्रमोट्स, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत। फोर्थ देखिए, इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स, यह बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में ये क्या आता है, काम आता है। किसमें, इसमें एक एग्जांपल भी बता रखा है उसने, दैट इज पीनट सीड्स। पीनट सीड्स के अंदर ये सीड डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। तो यहां पर पूछा गया है इनकरेक्ट, राइट, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीजोजोम्स। मीजोजोम के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। देखते हैं पहला ऑप्शन, दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। इनका निर्माण कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार से होता है, बिल्कुल सही है। मीजोजोम्स बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस हैं व्हिच हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेटरी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं। These are present in the form of vesicles, tubules and lamellae. ये पुटिकाओं, नलिकाओं और लैमेले के रूप में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। So these two are correct. थर्ड है, they contain the photosynthetic pigments in some prokaryotes like cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स में इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीजोजोम्स, क्योंकि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं वो भी मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस में मिलेंगे, लेकिन उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स, और उनका फंक्शन ही क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस, राइट। तो मीजोजोम के रिस्पेक्ट में ये वाला जो है वो क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट। फोर्थ देखिए, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, ये कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मीजोजोम के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट या गलत कथन का चयन करना था हमें, और यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ असर्शन और रीजन है दे रखे हैं। असर्शन है, इन द प्लांट सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। कथन दे रखा है, पादप कोशिका में आयनों की सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में रसधानी में काफी अधिक होती है, बिल्कुल सही दे रखा है। जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो साइटोप्लाज्म से ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आयंस जो होते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो रीजन दे रखा है, द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस ओनली अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू अ वैक्यूल। रसधानी की झिल्ली रसधानी में आयनों के परिवहन को केवल सांद्रता प्रवणता के अनुदिश सुसाध्य बनाती है। और अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो आयंस है उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन के थ्रू जो होगा दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जबकि यहाँ दे रखा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहा है, जबकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि होता है ये किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया है गलत, यानी असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है बेटा इसका, फॉल्स। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। सही ऑप्शन क्या आएगा, दैट असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो आंसर जाएगा अपना 3। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द स्टेटमेंट्स विच इज नॉट ट्रू फॉर द एंडोडर्मिस। उस कथन का चयन कीजिए जो अंतःत्वचा के लिए सत्य नहीं है। देखिए एंडोडर्मिस जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा,
रूट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एंडोडर्मिस देखने को मिलता है। और एंडोडर्मिस का फंक्शन वहां पर क्या था कि इसके जो टेंजेंशियल वॉल्स होती हैं, रेडियल वॉल्स और टेंजेंशियल वॉल्स पे सुबरिन का डिपोजिशन होता है विच मेक्स इट इम्पर्मिएबल टू वाटर, राइट। जबकि हम बात करते हैं स्टेम की, तो केवल डाइकॉट स्टेम के में एंडोडर्मिस मिलता है, मोनोकॉट स्टेम में तो एंडोडर्मिस मिलता ही नहीं है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपन इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं, राइट। फर्स्ट है इन रूट्स इट कंप्राइजेस ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स इन विच द सेल वॉल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सुबरिन। मूल में नाल के आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति में सुबरिन का निक्षेपण देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है ये तो। इट इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट स्टेम एंड रूट, ये एक बीजपत्री तने और मूल दोनों में उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बोला एंडोडर्मिस जो है किसके अंदर देखने को मिलेगा, रूट में मिलता है, दोनों में, डाइकॉट और मोनोकॉट। लेकिन जब हम स्टेम की बात करते हैं तो केवल डाइकॉट स्टेम में मिलता है, मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलता। तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या होगा, ये एब्सेंट, जबकि इसने बोला है प्रेजेंट, तो ये हो गया है गलत। नेक्स्ट है इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, यह वलकुट की सबसे भीतरी परत होती है, बिल्कुल सही है। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस कैन स्टोर स्टार्च ग्रेन्स इन द डाइकॉट स्टेम, द्विबीजपत्री तने में अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं स्टार्च कणों को संग्रहित कर सकती हैं, सही है। जब हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो वहां तो एंडोडर्मिस नहीं थी, लेकिन डाइकॉट स्टेम में इसका काम क्या होता है, वहां कैस्पेरियन बैंड्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर जो एंडोडर्मिस का काम होता है दैट इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, तो इसीलिए उसे हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो यहां पर पूछा गया है नॉट ट्रू, अब नॉट ट्रू इनमें से कौन सा आ गया, दैट इज सेकेंड। सो यहां पर जो आंसर जाएगा दैट इज सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन है ये भी। एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन 2 के अंत में एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो मियोसिस 2 का जो रिजल्ट होता है उसके रिजल्ट से हमें क्या मिलेंगे, टेट्राड ऑफ सेल्स, यानी 4 सेल्स मिलेंगे, राइट। और ये क्या होते हैं, अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है 2n है तो ये जो डॉटर सेल्स होंगे 4 जो डॉटर सेल्स बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2 वो क्या होंगे, हैप्लॉइड। सो दिस इज करेक्ट। रीजन दे रखा है मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रीकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर कारण दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी और समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच पुनर्योजन होता है। अब देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए ये बात किसकी कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन की। जो पर्पस होता है मियोसिस का दैट इज टू ब्रिंग अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके और वेरिएशन आ सके। और ये वेरिएशन कौन से स्टेज में आता है, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट का जो पैकाइटीन स्टेज है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा ऑफ मियोसिस फर्स्ट, राइट। और इस पैकाइटीन स्टेज की जो खासियत है, हाइलाइटिंग फीचर है, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर क्या जाएगा आंसर इसके अकॉर्डिंग, सेकंड। दैट इज बोथ assertion and reason are true but R is not, that the reason is not the correct explanation of the assertion. I hope it's clear. In taxonomic hierarchy, the number of similar characters of the organisms belonging to the particular category decreases from. वर्ग के पदानुक्रम में किसी विशेष संवर्ग से संबंधित जीवों को समान लक्षणों की संख्या घटती है। अब इसमें अलग अलग उसने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार अपन। किंगडम टू स्पीशीज, लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, प्रजाति से जगत की ओर, निम्नतम से उच्चतम श्रेणी की ओर, उच्चतम से निम्नतम श्रेणी की ओर, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन देख लें कि यहाँ पर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, कौन सी हैं, किंगडम, डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। जैसे ही हम किंगडम से स्पीशीज की ओर जाते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती है,
सिमिलैरिटीज बढ़ती हैं और ज्यादा स्पेसिफिक होता जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते जाएंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर उसने बोला है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी डिक्रीजेस। तो डिक्रीज कब होगा, जब आप स्पीशीज से किंगडम की ओर चलेंगे। ये कौन सी है, लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है एंड दिस इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो जब हम लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर जाएंगे, दिस इज लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी and this is the highest taxonomic category. क्या, तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, स्पेसिफिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि किंगडम की तरफ क्या मिलेंगे, जनरल कैरेक्टर्स ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन अपना ऑप्शन देखें तो कौन सा जाएगा भाई, यहां पर ऑप्शन जाएगा लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट कैटेगरी या रैंक की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन जो जाएगा ओनली बी आना चाहिए, केवल ये सही है। किंगडम टू स्पीशीज तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वैसे ही हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिसिटी और सिमिलैरिटीज क्या होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। तो यहां पर अपना जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ओनली 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग देम। इनमें से गलत कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट दे रखा है स्टोमेटा रेगुलेट द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। रंध्र पादपों में गैसीय विनिमय को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करने में काम आते हैं। सेकेंड दे रखा है क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ स्टेम एंड रूट्स ऑफ ऑल प्लांट्स। उप त्वचा सभी पादपों के तने और मूल दोनों पर उपस्थित होती है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं क्यूटिकल की, तो क्यूटिकल एक तरीके की वैक्सी कवरिंग है ना, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करती है। तो ये जो है ये किसकी खासियत है, स्टेम में तो मिलेगी लेकिन रूट के अंदर कभी भी आपको जो है क्यूटिकल देखने को नहीं मिलती। इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा रखा है और यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस पे क्वेश्चन बनता है। Mesophyll cells possess the chloroplast and carry out photosynthesis. Mesophyll बेसिकली क्या है, ग्राउंड टिश्यू है किसका, लीव्स का, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और जहां भी क्लोरोप्लास्ट होगा तो व्हाट फंक्शन दे विल परफॉर्म, द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेसोफिल कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और प्रकाश संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉर्ड कैम्बियम इज इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। कॉर्ड कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि में शामिल होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉर्ड कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करेगी, दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। ओके, पूछा गया है इनकरेक्ट, और यहाँ पे इनकरेक्ट जो हो जाएगा वो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, mark the incorrect statement for the members of algae which have mannitol and laminarin as stored food. शैवाल के उन सदस्यों के लिए गलत कथन को चिन्हित कीजिए जिनमें संचित खाद्य के रूप में मैनिटॉल और लैमिनारिन होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लैमिनारिन और मैनिटॉल जो होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, दैट इज ब्राउन एल्गे, फियोफाइसी। ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें कभी भी वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, या तो एग्जाम्पल्स के जरिए पूछे जाते हैं या फिर थोड़ा सा ट्रिकी बना के पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि ब्राउन एल्गे के रिस्पेक्ट में आप करेक्ट स्टेटमेंट बताएं या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। यहाँ पर उसने बोला है कि जिनके अंदर स्टोर्ड फूड मैनिटॉल या लैमिनारिन है, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि भैया किसकी खासियत है, ब्राउन एल्गा। This is the खासियत of brown alga, right? So they are brown algae. ये बुरे शैवाल है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, they contain chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin as the major pigments. इनमें प्रमुख वर्णक के रूप में chlorophyll A, C और fucoxanthin होते हैं, बिल्कुल सही है। पिगमेंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, इसमें चार्ट भी दे रखा है एनसीईआरटी में, वो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। Then they have cellulose pectin and polysulfate esters in their cell wall. इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं।
जी नहीं, अभी मैंने बोला था एक टेबल, एक टैबुलर फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में एल्गे का कैटेगराइजेशन दे रखा है, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे एंड ग्रीन एल्गे का, राइट। उसमें अगर आप ध्यान दें तो पॉलीसल्फेट एस्टर, सेलुलोज और पेक्टिन किसकी सेल वॉल की खासियत है? दिस इज द खासियत ऑफ रेड एल्गे, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सेल्यूलोज प्लस एल्जिन मिलता है, दैट इज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड। क्लियर? तो ये वाला हो गया है गलत। Their zoospores are characterized by presence of two unequal lateral flagella। दो असमान पार्श्व कशाभिका की उपस्थिति इनके जूस्पोर की विशेषता होती है। ये सही है। पूछा क्या लास्ट में, एक बार जरूर चेक करा करें बेटा, लास्ट में पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड। Question number 11. All of the following features are associated with China rose except। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी विशेषताएं गुड़हल से संबंधित हैं? इसके लिए आपको जो चाइना रोज है उसकी फैमिली याद रखनी होगी। वैसे चाइना रोज मॉर्फोलॉजी में बहुत जगह दे रखा है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, राइट। आप मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है चाइना रोज, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ऑड वन निकालना है, राइट। एंडोस्पर्मिक सीड्स यानी भ्रूणपोषी बीज इसके अंदर पाए जाएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिज्या सममित पुष्प। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन कैलिक्स, कैलिक्स में व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास मिलता है क्या? अब देखें, आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक है। अब यहां पर आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है एक्चुअली में। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसकी खासियत होती है एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में, साफ एग्जांपल दे रखा है, लेकिन वो किस में मिलेगा बेटा? कोरोला, ठीक है। और यहां पर दे रखा है कैलिक्स। यहां कैलिक्स के अंदर जो एस्टिवेशन मिलता है वो कौन सा मिलता है? वेलवेट मिलता है, ना कि ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किसके अंदर मिलेगा? कोरोला के अंदर। तो ये वाला हो गया है गलत। पेंटाकार्पिलरी ओवरी, पंचअंडपी अंडाशय, ये बिल्कुल देखने को मिलता है। क्लियर? तो पूछा क्या है लास्ट में, एक बार जरूर चेक कर लिया करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद चाइना रो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोला है तो आंसर जाएगा अपना 3। क्वेश्चन नंबर 12, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज द स्टेज वेयर। साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र का विघटन उस चरण की विशेषता है जिसमें, सबसे पहले मुझे ये बताएं, साइनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बनता किस लिए है? वो बनता इसलिए है ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयरिंग है वो स्टेबलाइज हो सके, आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो सके, जिसके लिए मेनली मियोसिस होता है, ठीक है। अब ये जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा मियोसिस में, कौन से स्टेज में हो रहा है? मियोसिस 1 के प्रोफेज फर्स्ट के अपने पेकाइटीन स्टेज के अंदर ये देखने को मिलता है, राइट। अब पेकाइटीन स्टेज में जब क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो उसके बाद क्या है? अब इसका काम खत्म है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, तो ये क्या होता है? डिसॉल्व होता है, राइट। तो इसके बाद वाली स्टेज आपको ध्यान रखनी है। तो बाद वाली स्टेज के अंदर कौन सा आएगा? अब इसमें भी उसने डायरेक्टली नहीं दिए हैं ऑप्शंस, इनडायरेक्टली दिए हैं। आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, हाईलाइटिंग फीचर्स याद रखने हैं। न्यूक्लियोलस गेट्स कंप्लीटली डिसअपियर्ड, केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाती है। किसके अंदर होती है? बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, तो वो इसका फीचर तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। कियास्मेटा कैन बी विजुअलाइज्ड, तो इसके बाद यानी पेकाइटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है बेटा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर ही साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? डिसॉल्व होगा, और उसी के अंदर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? कियास्मेटा, ठीक है। तो कियास्मेटा को देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये तो किसकी खासियत थी? पेकाइटीन स्टेज की, ये भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड टेक प्लेस, चतुष्क का निर्माण होता है। टेट्राड तो जाइगोटीन में बन जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इसका ध्यान रखें। हाईलाइटिंग फीचर्स कौन से स्टेज के कौन से हैं, इन पे 101% क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर टेट्राड जो बनता है या जो बाइवेलेंट बनता है, बनता तो जाइगोटीन में है, लेकिन टेट्राड विजिबल कब होता है? पेकाइटीन में, क्या? तो यहाँ पर ये वाला इसका फीचर नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेज। विच स्टेज इज दिस? दिस इज डिप्लोटीन। तो आपको डिप्लोटीन के रेलेवेंट बताना है, तो इसमें जो आएगा आंसर वो क्या आएगा? दैट इज सेकंड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। द मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4 इज। कॉम्प्लेक्स 3 and 4 के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए गतिशील वाहक है।
देखिए यहाँ पर बात हो रही है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जिसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। जबकि फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है इट इज रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो मोबाइल कैरियर के बारे में हमको बताना है जो कि कनेक्टिविटी ला रहा है किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। अब अगर आपको याद हो तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था वो कौन था, दैट वाज साइटोक्रोम सी, जो कि एक प्रोटीन है, राइट। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस रिलेटिव टू इट। Now a small lipid molecule located within the inner membrane, आंतरिक झिल्ली के भीतर स्थित एक छोटा लिपिड अणु है, ये ऑप्शन हो गया गलत। क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ इसने इसे लिपिड बोल दिया है, जबकि ये क्या होता है बेटा, प्रोटीन। केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग NADPH, NADPH का ऑक्सीकरण करने में सक्षम है, ये भी गलत है। जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो NADPH का रोल नहीं आएगा। NADPH जो होगा वो कहाँ यूज होगा या कहाँ बनेगा, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर रेस्पिरेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कोएंजाइम यूज होता है, दैट इज NADH, राइट। थर्ड है कंपोज्ड ऑफ FMN एंड 2 कॉपर सेंटर। देखिए FMN की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स 1 का कॉम्पोनेंट है, 2 कॉपर सेंटर्स वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉम्प्लेक्स 4। तो ये वाला FMN एंड 2 कॉपर केंद्रों से बना है, ये वाला ऑप्शन भी हो गया है गलत। नेक्स्ट है स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से जुड़ा एक छोटा प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ मोबाइल कैरियर जो कि किसके बीच में ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन 3 और 4 के बीच में, दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज टॉकिंग अबाउट साइटोक्रोम C। Let's move to the next question, question number 14. Read the following and choose the incorrect statement. निम्नलिखित को पढ़िए और गलत कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला दे रखा है रेड एल्गे के बारे में, रेड एल्गे शो oogamous रिप्रोडक्शन विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। लाल शैवाल जटिल पश्च निषेचन विकास के साथ विषम युग्म की प्रजनन दर्शाते हैं, बिल्कुल सही। NCERT की लाइन है एज सच दे रखी, तो दिस इज करेक्ट। फ्यूनेरिया हैज मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय और शाखित मूलाभ होते हैं, सही स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड है सिकोया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सिकोया सबसे छोटा अनावृत बीजी है, जी नहीं। सिकोया जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म्स की, जिसे हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इट इज द टॉलेस्ट, तो ये हो गया है गलत। कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट, कस्क्यूटा एक परजीवी पुष्पी पादप है, दिस इज करेक्ट। पूछा क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है थर्ड। Let's see question number 15. Viroids differ from viruses as the former. Viroid वायरस से भिन्न होते हैं क्योंकि वायरॉइड में ऐसा क्या है आपको ये बताना है, राइट, जो कि वायरसेस से उसको डिफरेंशिएट करेगा। चलिए देखें, जब हम बात करते हैं वायरसेस की, तो वायरसेस किससे मिलकर बनते हैं, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस। न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस से मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, क्लियर। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जबकि वायरॉइड की हम बात करें तो ये वायरॉइड क्या है, बेसिकली इट इज द सब वायरल पार्टिकल, इट इज सब वायरल पार्टिकल। अब इसके अंदर क्या होगा, इधर जो है प्रोटीन कोट एब्सेंट रहता है, यहाँ पर केवल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट है और वो भी किस रूप में रहेगा, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जबकि यहाँ पे प्रोटीन कोट जो होता है वो क्या होता है बेटा, एब्सेंट, क्लियर। तो ये वायरॉइड का फीचर। अब आप देख लें ऑप्शंस, हैव जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल तो है, में अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन आपको ये बताना है ऐसा फीचर जो इसको वायरस से डिफरेंशिएट करे। इसके अंदर ऐसा क्या है जो वायरस से इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। हैव कैप्सिड, में कैप्सिड होता है, होता तो नहीं है। आर पैरासिटिक, परजीवी होते हैं, वो तो जितने भी वायरसेस है सब ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड, प्रोटीन आवरण से रहित होते हैं, यही वाला आपका सही ऑप्शन आएगा, क्लियर है। क्योंकि यही हमने देखा, वायरॉइड बेसिकली क्या है, सब वायरल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड तो मिलता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं मिलता, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहला दे रखा है माइक्रोफिल्स सिलैजिनेला। देखिए यहाँ पर अगर आपको याद हो, जब हम टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे थे, सिलैजिनेला और फर्न्स दोनों टेरिडोफाइट्स में आते हैं, राइट। अब सिलैजिनेला और फर्न्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसने साफ बोला था एनसीईआरटी में कि जो लीव्स होती हैं या तो वो माइक्रोफिलस हो सकती हैं या मैक्रोफिलस हो सकती हैं, ठीक है। लार्ज लीव्स हो सकती हैं या स्मॉल लीव्स हो सकती हैं। स्मॉल लीव्स किसके अंदर मिलती थी? लाइकोपोडियम, इक्विसेटम एंड सिलैजिनेला। जबकि लार्ज लीव्स किसकी खासियत है? फर्न्स की, विच आर ऑफन ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, राइट। तो माइक्रोफिल्स सिलैजिनेला के अंदर देखने को मिल रहा है लघुपर्ण, बिल्कुल सही है। मैक्रोफिल्स फर्न्स में मिलेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर जो होती है बहुत लार्ज लीव्स होती हैं, ऑर्नामेंटल्स की तरह ग्रो करा जाता है, बिल्कुल सही है। लीफी स्टेज प्रेजेंट फ्यूनेरिया, पर्णिल अवस्था उपस्थित होती है किसके अंदर? फ्यूनेरिया के अंदर। फ्यूनेरिया क्या है? ब्रायोफाइट मॉसिस, ठीक है। तो इसके अंदर लीफी स्टेज मिलेगी गैमेटोफिटिक स्टेज में, ये भी सही है। फोर्थ देखें, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज इन मर्केंशिया, अच्छी तरह से विकसित संवहनी उत्तक मिलते हैं किसमें? मर्केंशिया में। देखिए मर्केंशिया भी ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो ये था कि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं मिलते, यानी जाइलम फ्लोएम इनके अंदर एब्सेंट होता है। जो भी थोड़ा बहुत कंडक्शन कराना होता है वो किसके थ्रू होगा? पैरेन्काइमा। तो ये वाला गलत है, पूछा है इनकरेक्टली, इसलिए आंसर जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17, मेन फंक्शनिंग ऑफ द साइटोस्केलेटन इन अ सेल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त अन्य सभी कोशिका में साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य है? अब साइटोस्केलेटन जो होते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या देते हैं? उसको सपोर्ट देते हैं। जैसे स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही ये क्या देते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं, राइट। अब यहां पर आपको ऑड वन चूज करना है, तो पहले देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड फंक्शंस कौन शो कर रहे हैं। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। अगर आपको याद हो साइटोकाइनेसिस की जब हम बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता था? सेल प्लेट फॉर्मेशन। और सेल प्लेट फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहे थे? That was a microtubules। जबकि साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में होता है थ्रू सेल फरो फॉर्मेशन, जिसके अंदर मदद करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और ये दोनों ही किस में आएंगे? दे आर द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, राइट। तो ये तो सही है, क्लियर। मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देते हैं, ये भी सही है। देन मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी गतिशीलता में मदद करते हैं, ये भी सही है। एनसीईआरटी में साफ 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, ये इससे रिलेटेड ऑप्शन है ही नहीं। Photophosphorilation is basically the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light। ये देखने को मिलेगा during the process of photosynthesis। तो ये इससे related function नहीं है, तो आंसर जो जाएगा आपको ऑड वन निकालना है, इसीलिए दैट इज बोथ। 18th, which one of the following plants does not show plasticity? निम्नलिखित में से कौन सा पादप सुघट्टता नहीं दर्शाता? प्लास्टिसिटी बेसिकली कहते किसे हैं? प्लांट्स जो हैं दे फॉलो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज टू इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और द फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, राइट। और इसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीट्रोफिली। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हीट्रोफिली जो है किसके अंदर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो प्लास्टिसिटी का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो बटर कप में देखने को मिलती है, कॉटन में भी मिलती है, कोरिएंडर में भी मिलती है, मेज में नहीं मिलती। तो यहाँ जो ऑड वन आ जाएगा दैट इज 2। लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? रसोपरासरण के माध्यम से एटीपी संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए केमियोस्मोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। केमियोस्मोसिस बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों पर एप्लीकेबल है। इसके दौरान क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट या पीएमएफ क्रिएट होता है।
ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इट इज यूज्ड एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, केमियोस्मोसिस। अब केमियोस्मोसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज जनरेशन ऑफ एटीपी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट, ब्रेकिंग ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ऑप्शंस देखते हैं, पहला दे रखा है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। इसमें प्रोटॉन झिल्ली से स्ट्रोमा तक की गति करते हैं। अब अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है बेटा, ये है थैलेकॉइड, दिस इज द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, राइट। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है ल्यूमेन को, और बाहर की तरफ क्या मौजूद है, दैट इज अ स्ट्रोमा। नाउ ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इस पे आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो पूरा चेन है वो मिलेगा। तो यहाँ हो गया PS2, देन इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्रोटॉन पंप की ओर, दैट इज प्लास्टोक्विनॉन रिड्यूस टू प्लास्टोक्विनॉल, देन आएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसैनिन, प्लास्टोसैनिन से फिर जाएंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो फेरेडॉक्सिन और एक होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम दैट इज FNR, राइट। अब यहाँ अगर आप देखें तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ये किसके जरिए होगा, ये होता है F0 F1 पार्टिकल के जरिए। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, तो हम इसे CF0 CF1 कहते हैं, राइट। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला है उसने, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन्स है ज्यादा, यहाँ प्रोटॉन्स है कम, क्लियर। इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स था, उसके जरिए प्रोटॉन्स जो होंगे रिलीज होंगे। फिर ये जो प्रोटॉन पंप है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को स्ट्रोमा से कहाँ पे फेंकेगा, इनटू द ल्यूमेन। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जो NADP है इट विल गेट रिड्यूस टू NADPH। अब इसके लिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो ATC के जरिए ले रहा है और प्रोटॉन्स कहाँ से ले रहा है, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स हो गए कम और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, राइट। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ये कब टूटेगा, जब ये प्रोटॉन्स CF0 CF1 के जरिए क्या होंगे, वापस से किस में आ जाते हैं, स्ट्रोमा में। तो ये क्या हो गया है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हो जाता है, और तभी क्या होता है, किसका जनरेशन होगा, ADP, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बन जाता है ATP, राइट। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आप देखें NADP टू NADPH2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं .H+। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर हो रहा है। इसमें झिल्ली की स्ट्रोमा सतह पर NADP का NADPH2 में अपघटन होता है, तो बिल्कुल सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है क्योंकि प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ जा रहे हैं, वापस से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी ल्यूमेन से कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, स्ट्रोमा की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं टूटता, यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। सो दिस इज द ऑड वन, ये गलत है। और उसने पूछा क्या है, नॉट ट्रू, तो आंसर जाएगा अपना फोर्थ। Let's see question number 21. What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा निकलती है? About 10%, less than 7%, approximately 15%, more than 18%. ठीक है। अब एनसीईआरटी में यहाँ पर साफ लाइन दे रखी है, जब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जब हम बात करें तो वहाँ पे लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, तो ये तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज सेकेंड। Let's see next question. Which one of the following plants show vexillary estivation and diadelphous stamens? निम्नलिखित में से कौन सा पादप वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुकेंसर दर्शाता है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है,
वैक्सिलरी एस्टिवेशन पर अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहां पर ये होगा, दिस इज द वैक्सिलम, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। ये दोनों क्या कहलाते हैं, विंग्स या एले, और ये कहलाता है कील या कैरिना। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन कील पर, ठीक है। डायअडेल्फस कंडीशन क्या होती है, अडेल्फी होती है, जहां पे फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं लेकिन एंथर्स फ्री होते हैं, और फिलामेंट्स फ्यूज होकर यहाँ पर दो बंडल बनाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायअडेल्फस कंडीशन। ये दोनों ही किसकी खासियत है, बोथ ऑफ देम आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबेसी मेंबर्स, फेबेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब आपको यहाँ पे से ऑप्शंस में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो चूज करना है कि फेबेसी का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। एलियम सेपा जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ लिलिएसी। सोलेनम नाइग्रम किसका मेंबर है, सोलेनेसी। कॉल्चेसियम ऑटोमेनाले, लिलिएसी। पाइसम सटाइवम, फेबेसी। क्लियर, तो अपना जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ। So that's all from my side. Thank you and wish you all the best for NEET 2025.